अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर जो है वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स के ऊपर बेस्ड है। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने वेक्टर एडिशन में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को सीखा था कि अगर आप वेक्टर्स को ऐड करना चाहें तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के थ्रू आप उन्हें कैसे ऐड कर सकते हैं। आज हम सीखने वाले हैं कि अगर आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना चाहें तो किस तरीके से उन्हें मल्टीप्लाई किया जा सकता है या क्या पॉसिबल मेथड्स हमारे पास अवेलेबल हैं। इसी तरह सबसे पहले अगर एक वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया जाए तो स्केलर से मल्टीप्लाई करने पे क्या रिजल्ट्स जो हैं वो हम ऑब्टेन कर सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स स्केलर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं डिस्कस करूंगा। अगर आप किसी वेक्टर को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कुछ डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास जो एग्जिस्ट कर सकती हैं वो ऐसी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल केस 1 के लिहाज से अगर मैं बात करूं, अगर हमारे पास एक वेक्टर ए है और आप इसे किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करने वाले हैं और वो स्केलर नंबर ऐसा है जिसका मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 1 है। अगर आप ग्रेटर देन 1 मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल वेक्टर ए को मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, उसका रिजल्ट ये होगा कि जो न्यू वेक्टर प्रोड्यूस होगा उसका मैग्नीट्यूड प्रीवियस वेक्टर के लिहाज से डबल हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसकी डायरेक्शन को ऑब्जर्व करें तो न्यू वेक्टर की डायरेक्शन बिल्कुल सेम रहेगी। तो मैं केस 1 में ऐसे कह सकता हूँ कि अगर आप एक वेक्टर को किसी पॉजिटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रिज़ल्ट ये होगा कि उसका मैग्नीट्यूड उतने टाइम्स इंक्रीज़ कर जाएगा। और जहाँ तक उसकी डायरेक्शन का ताल्लुक है, डायरेक्शन उसकी एज इट इज़ मेंटेन रहने वाली है। इसी तरह अगर मैं केस 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, जो स्टिल एक पॉसिबिलिटी है कि अगर आप एक वेक्टर को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें जो 1 से तो छोटा हो लेकिन 0 से बड़ा हो। फॉर एग्जांपल अगर आप 0.5 से एक वेक्टर को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ऐसे केस में रिजल्टेंट वेक्टर कैसा होगा। ऐसे केस में जो वेक्टर हमारे पास प्रोड्यूस होगा उसका मैग्नीट्यूड तो ओरिजिनल वेक्टर के बिल्कुल इक्वल नहीं होने वाला, लेकिन उसकी डायरेक्शन ओरिजिनल वेक्टर की इक्वल बिल्कुल ज़रूर होगी। तो यहाँ मैग्नीट्यूड जो है, अगर आपने 0.5 से मल्टीप्लाई किया था तो वो मैग्नीट्यूड डिक्रीज कर जाएगा। जैसे पहले केस में अगर मैग्नीट्यूड 2 टाइम्स हो गया था, अब की बार जो मैग्नीट्यूड है वो आपके पास 0.5 टाइम्स ऑफ ए हो जाएगा। तो मैं बात समराइज़ करूं तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि अगर आप पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें तो मैग्नीट्यूड बढ़ भी सकता है, और अगर वो पॉजिटिव नंबर 1 से छोटा है तो वो मैग्नीट्यूड डिक्रीज भी कर सकता है। लेकिन दोनों केसेस के अंदर डायरेक्शन जो है वो आपके पास बिल्कुल सेम रहेगी। इसी तरह एक केस ये भी हो सकता है कि अगर आप एक वेक्टर को, सेम वेक्टर ए है, उसे एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वो नंबर आपके पास लेस देन 0 है, यानी नेगेटिव नंबर है, तो नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने के केस में मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर तो चेंज करेगा ही करेगा, लेकिन नेगेटिव साइन की वजह से या नेगेटिव नंबर होने की वजह से डायरेक्शन में भी चेंज आएगा। तो ओरिजिनल वेक्टर जो है अपने नेगेटिव वेक्टर की तरफ शिफ्ट करेगा या उसकी डायरेक्शन जो है ओरिजिनल वेक्टर के लिहाज से एग्जैक्ट ऑपोजिट हो जाएगी। जैसे यहाँ मैंने वेक्टर ए को -2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो खाली 2 से मैग्नीट्यूड तो डबल हो गया, लेकिन नेगेटिव साइन की वजह से मैं ये कह सकता हूँ कि जो न्यू वेक्टर बना है उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है। तो जो न्यू वेक्टर हमें मिलेगा उसके मैग्नीट्यूड में भी चेंज आएगा और उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, जो ओरिजिनल वेक्टर के एग्जैक्ट ऑपोजिट हो जाया करती है। इसी तरह अगर एक नंबर हमारे पास फिर से लेस देन 0 होता, हमारे पास पॉसिबिलिटी या 0.5 -0.5 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते तो स्टिल हम मैग्नीट्यूड को डिक्रीज भी कर सकते थे और हमारे पास डायरेक्शन वाला जो पार्ट था उसको भी रिवर्स होना था। तो बात समराइज की जाए इतनी है, अगर आप एक वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। जो न्यू वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड बढ़ भी सकता है, जो न्यू वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड डिक्रीज भी कर सकता है, और न्यू वेक्टर की डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है। तो एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज़ याद रखिएगा। तो ये 3 समरीज हैं अगर हम देखना चाहें एक वेक्टर को जब भी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। फिर अगर नेक्स्ट लेवल पे वेक्टर मल्टीप्लिकेशन की बात की जाए, चूँकि हमारे सिलेबस के अंदर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के तरीके सिखाए जाते हैं। अगर आप 2 वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप किस तरीके से उनका प्रोडक्ट जो है वो ऑब्टेन कर पाएंगे। 2 मेथड्स हमें यहाँ पे सिखाए जाते हैं। एक मेथड ऐसा है जिसके ज़रिए से रिज़ल्ट हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी बनती है, उसे हम स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। और इसी तरह एक सेकंड मेथड जो है 2 वेक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर से यहाँ पे हम सीखेंगे
कि वो मेथड ऐसा है जो हमें एंड रिजल्ट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी प्रोवाइड किया करता है। तो वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसीलिए मैं पहले आगाज़ करूंगा स्केलर प्रोडक्ट के साथ। अगर स्केलर प्रोडक्ट की बात की जाए तो जैसे मैंने पहला कहा कि हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। चूँकि हम जानते हैं वेक्टर्स स्केलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट हैं, इनके पास डायरेक्शन है, तो इनको ऑर्डिनरी नंबर्स की तरह मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता। इसलिए फिजिक्स ने दो तरह के रिजल्ट्स जो हैं वो हमें प्रोवाइड किए हुए हैं, जिसमें एक में आपको स्केलर क्वांटिटी मिल जाया करती है और एक में आपको वेक्टर क्वांटिटी जो है वो मिल जाया करती है। तो अगर मैं स्केलर या डॉट प्रोडक्ट को डिफ़ाइन करने की कोशिश करूं तो मैं दो तरीक़ों से डिफ़ाइन कर सकता हूं कि ये ऐसा मल्टीप्लिकेशन का तरीका है जिसमें जब आप वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो एंड रिजल्ट आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी बनेगी। या मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज एक्चुअली इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड पैरेलल कंपोनेंट ऑफ द सेकंड वेक्टर। यानी इससे मुराद ये है कि अगर आप दो वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं और आप उनका स्केलर प्रोडक्ट ऑब्टेन कर रहे हैं तो आप पहले वेक्टर के पूरे मैग्नीट्यूड को दूसरे वेक्टर के पैरेलल कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आप आसानी ऑब्टेन कर पाएंगे इन दोनों वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन को। कुछ एग्जांपल्स, यहाँ मैंने दो वेक्टर्स चूज़ किए। एक वेक्टर ए है जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर एग्जिस्ट करता है, और अगर वेक्टर बी को देखा जाए तो वो विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर ए सर्टेन एंगल थीटा पे है। अब कीप इन माइंड यहाँ जो एंगल थीटा है ये वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के दरमियान का एंगल है। इस वक्त हम रेफरेंस एक्सिस के पॉइंट ऑफ व्यू से फिलहाल बात नहीं कर रहे। तो ए और बी में जो एंगल एग्जिस्ट करता है वो थीटा है। अब मैं बाय डेफिनेशन अगर बात करूं तो डेफिनेशन मुझे ये बताती है कि अगर मैं ए डॉट बी यानी इन दोनों वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने वाला हूं तो मुझे पहले वेक्टर का पूरा मैग्नीट्यूड चूज करना है और दूसरे वेक्टर के उस कंपोनेंट को चूज करना है जो पहले वेक्टर की डायरेक्शन में पैरेलल है। तो अगर आप वेक्टर बी को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के अंदर रिजॉल्व करें तो दो पार्ट्स हम बना सकते हैं। ये परपेंडिकुलर वाला पार्ट, परपेंडिकुलर हम जानते हैं इसे बी साइन थीटा से मेंशन किया जाएगा, और अगर मैं पैरेलल कंपोनेंट की बात करूं तो वो बी कॉस थीटा है। तो बेसिकली वेक्टर ए के साथ वेक्टर बी का वो कंपोनेंट जो पैरेलल बन जाता है दैट इज एक्चुअली बी कॉस ऑफ थीटा। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से बाय डेफिनेशन मैंने यहाँ पे बी कॉस थीटा को चूज किया है। मैं फिर से रिपीट करता चलूँ कि अगर हम दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट यानी स्केलर प्रोडक्ट फाइंड आउट करने वाले हैं तो डेफिनेशन ये कहती है कि पहले वेक्टर का पूरा मैग्नीट्यूड चूज कीजिए और दूसरे वेक्टर के उस कंपोनेंट को चूज करें जो पहले वेक्टर की डायरेक्शन में पैरेलल है। तो पहले वेक्टर की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट पैरेलल है दैट इज एक्चुअली बी कॉस ऑफ थीटा। तो रिजल्ट ये होगा कि ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस ऑफ थीटा। लाइकवाइज अगर मैं बी डॉट ए की बात करूं स्टिल मैं वही दोनों वेक्टर्स कंसिडर कर रहा हूं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। अगर आप वेक्टर ए और बी को देखिए तो दोनों की डायरेक्शन बिल्कुल सेम है, इनके दरमियान का एंगल बिल्कुल सेम है, लेकिन अब की बात मैं बी डॉट ए कैलकुलेट करने वाला हूँ। तो अगर आप बी डॉट ए कैलकुलेट करेंगे फिर से सेम डेफिनेशन फॉलो करेंगे। बी डॉट ए हमारा फर्स्ट वेक्टर अब की बार वेक्टर बी है और जो हमारा सेकंड वेक्टर है दैट इज वेक्टर ए। तो वेक्टर बी का फुल मैग्नीट्यूड चूज किया जाएगा और वेक्टर ए का वो पार्ट चूज किया जाएगा जो एक्चुअली वेक्टर बी की डायरेक्शन में पैरेलल है। तो इसलिए अगर आप वेक्टर ए को रिजॉल्व करें इसकी कंपोनेंट्स में तो वेक्टर बी की डायरेक्शन में जो ए का पार्ट आता है दैट इज एक्चुअली ए कॉस ऑफ थीटा। तो रिजल्ट ये होगा कि बी डॉट ए इज एक्चुअली बी ए कॉस ऑफ थीटा बन जाएगा। हम अब चूंकि यहाँ पे किसी किस्म की वेक्टर नोटेशन नहीं है, ये मैग्नीट्यूड्स हैं, मैथमेटिक्स से हम इस बात को जानते हैं कि मैग्नीट्यूड्स मेंशन करते हुए हम किसी भी नंबर की तरतीब को चेंज कर दें फ़र्क नहीं पड़ता। 3 मल्टीप्लाई बाय 5 लिखा जाए या 5 मल्टीप्लाई बाय 3 लिखा जाए रिजल्ट हमें 15 ही मिलने वाला है। तो इसी बेस पे मैं ये कह सकता हूँ कि इन दोनों इक्वेशंस की जो राइट हैंड साइड्स हैं दीज आर इक्वल। अगर ये दोनों राइट हैंड साइड्स इक्वल हैं तो देयर लेफ्ट हैंड साइड्स मस्ट बी इक्वल। तो यहाँ से एक बड़ी मेन रिजल्ट जो है वो हमें मिलता है कि अगर डॉट प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए
तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स जो है वो कम्यूटेटिव हुआ करता है। आप ए डॉट बी फाइंड आउट करें या बी डॉट ए फाइंड आउट करें तो एंड रिजल्ट पे किसी किस्म का भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके से हम दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जो है उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं फिर से एक ब्रीफ सी समरी प्रोवाइड कर देता हूँ। याद रहे कि जब हम स्केलर या फिर डॉट प्रोडक्ट की बात करते हैं तो हम ऐसे मल्टीप्लिकेशन के तरीके की बात कर रहे हैं जिसमें दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया जा रहा है, लेकिन एंड रिजल्ट जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी हमें बन के मिलेगी। और इसको डॉट प्रोडक्ट कहने की जो वजह होती है, क्योंकि यहाँ जो मैथमेटिकल ऑपरेटर यूज़ किया जाता है दो वेक्टर्स के दरमियान वो डॉट हुआ करता है, इसी मुनासबत से इसे डॉट प्रोडक्ट भी कहा जाता है। और फिर अगर मैं दूसरी डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि अगर आप दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ऑब्टेन करने वाले हैं तो उसके लिए आप पहले वेक्टर का पूरा मैग्नीट्यूड चूज करेंगे और दूसरे वेक्टर का जो पैरेलल कंपोनेंट है पहले वेक्टर की डायरेक्शन में, इन दोनों चीज़ों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। एंड रिजल्ट आप दोनों वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन या फिर स्केलर प्रोडक्ट जो है वो ऑब्टेन कर पाएंगे। तो कुछ इस तरीके से डॉट प्रोडक्ट को कैलकुलेट किया जाता है। और एक एग्जांपल मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा, वो अभी हम करेक्टरिस्टिक्स के अंदर देखेंगे किस तरीके से ये एग्जांपल सेटिस्फाई करती है उन तमाम करेक्टरिस्टिक्स को जो डॉट प्रोडक्ट के हिसाब से एग्जिस्ट करते हैं। एग्जांपल वर्क की है और वर्क को डिफाइन किया जाता है कि इट इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, जिसे एफ डी कॉस थीटा बी लिखा जा सकता है। वो अभी शॉर्टली जब हम करेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे तो उसी के बीच में इस बात को अकोमोडेट करते हैं। नेक्स्ट लेवल पे जो चीज़ हमारे पास आ रही है वो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट है, जो कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो पेपर में हमसे पूछा जाता है। ये करेक्टरिस्टिक्स हमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के अंदर यूज़ करने पड़ जाते हैं, ये करेक्टरिस्टिक्स हमें एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने के लिए यूज़ करने पड़ जाते हैं। तो इसलिए करेक्टरिस्टिक्स को बहुत ध्यान से समझिएगा। अभी स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, अगर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट की बात की जाए तो करेक्टरिस्टिक्स के अंदर सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। जैसे हमने डेफिनेशन के अंदर देखा था कि अगर आप दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट फाइंड आउट कर रहे हैं तो आप ए डॉट बी अगर फाइंड आउट करें तो वेक्टर ए का पूरा मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी या सेकंड वेक्टर का वो कंपोनेंट जो वेक्टर ए की डायरेक्शन के अंदर एग्जिस्ट करता है उस कंपोनेंट को साथ में मल्टीप्लाई कर लिया जाता है, जिसके केस में हम ए डॉट बी फाइंड आउट कर पा रहे हैं। तो फ्रॉम दैट रिजल्ट अगर आप ए डॉट बी फाइंड आउट करें या बी डॉट ए फाइंड आउट करें, दोनों केसेस में रिजल्ट ए बी कॉस ऑफ थीटा होता है। तो जिसकी बेस पे हम ये मेंशन कर सकते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव है। आप ए डॉट बी फाइंड आउट करें या बी डॉट ए फाइंड आउट करें, रिजल्ट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास परपेंडिकुलर वेक्टर्स का है, और जब हम परपेंडिकुलर वेक्टर्स का जिक्र करते हैं इसका मतलब ये होता है कि उन वेक्टर्स के दरमियान एंगल हमारे पास 90 डिग्रीज के इक्वल है। अगर मैं बेसिक डेफिनेशन से बात स्टार्ट करूं तो सिंस ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस ऑफ थीटा, ये बेसिक डेफिनेशन है। अब की बात, चूंकि दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो परपेंडिकुलर होने के नाते हमें एंगल 90 डिग्रीज पुट करना होगा, और बाय ट्रिग्नोमेट्री वी नो दैट cos ऑफ 90 जो है वो 0 के इक्वल होता है। 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग 0। इसका मतलब ये है कि जब दो वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हुआ करता है। ये बात अक्सर हमसे एमसीक्यूज के अंदर पूछ ली जाती है। अगर हमें इस तरह की स्टेटमेंट प्रोवाइड कर दी जाए कि दो वेक्टर्स जिनका डॉट प्रोडक्ट 0 है, आप ये बताइए कि फिर उन दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल कितना एग्जिस्ट करता है, तो ये हमारे लिए हिंट है। अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 है इसका मतलब ये होगा कि दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो हम आसानी से वहां पे जवाब दे पाएंगे कि वहां दोनों वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्रीज के इक्वल है अगर उनका प्रोडक्ट 0 है। अदरवाइज बाय डेफिनेशन से फाइंड भी किया जा सकता है। यही कॉन्सेप्ट अगर यूनिट वेक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चला जाए, हमने सीखा था कि अगर हम यूनिट वेक्टर्स की बात करें तो ये बड़े खास वेक्टर्स होते हैं जिनका काम डायरेक्शन डिस्क्राइब करना है, जिनका मैग्नीट्यूड यूनिट या 1 की इक्वल हुआ करता है। और इसी तरह अगर मैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स की बात करूं, क्योंकि हम परपेंडिकुलर वेक्टर्स को यहाँ पे देख रहे हैं, डेडिकेटेड यूनिट वेक्टर्स एक्स एक्सिस के अलोंग आई हैट है, वाई एक्सिस के अलोंग जे हैट हुआ करता है, और जेड एक्सिस के अलोंग के हैट होता है। अगर आप आई डॉट जे फाइंड आउट करें, इसका मतलब ये है कि मैं ऐसा वेक्टर चूज कर रहा हूँ जो एक्स एक्सिस के अलोंग है
और दूसरा यूनिट वेक्टर वो है जो वाई एक्सिस के अलावा। बाय कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम वी नो दैट कि एक्स और वाई एक्सिस के दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। तो इसी बेस पे अगर मैं आई डॉट जे फाइंड आउट कर रहा हूँ तो बाय यूनिट वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, मैंने डेफिनेशन को ही यूज किया। सेकंड वेक्टर v यूनिट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड भी 1 के ही इक्वल होगा, लेकिन चूंकि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर थे तो यहाँ जो एंगल यूज किया गया है वो 90 डिग्री का है। फिर से cos ऑफ 90 जीरो हुआ करता है और जीरो मल्टीप्लाई बाय समथिंग हमें जीरो प्रोवाइड कर देगा। तो रिजल्ट इज कि अगर आप i डॉट j या फिर j डॉट i फाइंड आउट करेंगे तो रिजल्ट आपको जीरो मिलने वाला है। इसी तरह j डॉट k फाइंड आउट कीजिए, k डॉट i फाइंड आउट कीजिए, सेम वे के अंदर आपको रिजल्ट जो है वो जीरो मिलेंगे। क्योंकि j और k की बात की जाए तो स्टिल इनमें एंगल 90 डिग्री का होगा। आप k और i हैट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो तब भी उनके दरमियान का जो एंगल है जो आपको 90 डिग्रीज के इक्वल ही मिल रहा होगा। तो जिसकी बेस पे हम ये बात अखज़ कर सकते हैं कि i डॉट j जीरो है, j डॉट k जीरो है, k डॉट i जीरो है। लाइकवाइज जो कि कम्यूटेटिव है, मैं k डॉट i अगर जीरो कह रहा हूं इट मींस कि i डॉट k भी जीरो के ही इक्वल होगा। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास जो आ रहा है वो पैरेलल वेक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है। इट मींस कि हम दो ऐसे वेक्टर्स का जिक्र कर रहे हैं जिनके दरमियान में एंगल 90 डिग्रीज की इक्वल है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट एक छोटी सी टिप यहाँ पे याद रखिएगा कि जब भी हम पैरेलल वेक्टर्स की बात करते हैं तो इस तरीके से वेक्टर्स हैं, मैं यहाँ पे इनका एंगल इवैल्यूएट नहीं कर सकता। एंगल इवैल्यूएट करने के लिए इन दोनों वेक्टर्स की टेल्स का कंसाइड होना बहुत जरूरी है, तब हम डिड्यूस कर सकेंगे कि यहाँ पे एंगल क्या है। तो अगर आप इन दोनों के दरमियान का एंगल देखना चाहें तो इनकी टेल्स को कंसाइड कराना पड़ेगा, और अगर हम कंसाइड करवाएं तो ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे पे फॉल कर जाएंगे कुछ इस फॉर्म में। तो रिजल्ट ये होगा कि यहाँ पे इन दोनों वेक्टर्स में एंगल 0 डिग्रीज की इक्वल आ जाएगा। तो मैं पैरेलल वेक्टर्स के केस में कह सकता हूँ कि हम ऐसे दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट कैलकुलेट करने वाले हैं जिनके दरमियान का एंगल 0 डिग्रीज की इक्वल है। फिर से बाय डेफिनेशन अगर बात की जाए तो a डॉट b इज इक्वल्स टू ab cos ऑफ थीटा, बेसिक डेफिनेशन। अब से ab फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, b सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड और थीटा इन दोनों के दरमियान का एंगल। तो यहाँ पे वो जीरो है और सिंस cos ऑफ 0 1 होता है तो रिजल्ट क्या होगा कि a डॉट b यहाँ पे ab के इक्वल आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर दो पैरेलल वेक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोडक्ट को कैलकुलेट किया जाएगा तो वो प्रोडक्ट हमें मैक्सिमम के इक्वल मिलेगा। मैं कुछ पुरानी बात यहाँ पे अगर रीकैप करता चलूं तो वर्क के बारे में हम इस बात को जानते हैं। बाय बेसिक डेफिनेशन ऑफ वर्क हम जानते हैं कि मैक्सिमम वर्क हम तब ऑब्टेन कर सकते हैं जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर एक्ट करें, तब हमें वर्क मैक्सिमम मिलता है क्योंकि हमारी फोर्स स्प्लिट नहीं कर रही होती। और अगर आप इंक्लाइन लेवल पे हैं तो इंटरमीडिएट वर्क आपको मिल सकता है, और अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर हो जाए तो वहां पर वर्क जीरो हो जाता है। तो ये एक और ऑथेंटिसिटी है कि वर्क जो है वो इस कैरेक्टरिस्टिक को बहुत है या सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को बहुत अच्छे तरीके से सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि वो डॉट प्रोडक्ट है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। तो यहाँ से ये बात साबित होती है कि अगर हम दो पैरेलल वेक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से स्केलर प्रोडक्ट की बात करेंगे तो रिजल्ट हमें मैक्सिमम मिलने वाला है। इसी तरह अगर मैं यूनिट वेक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लूं, अब चूंकि हम पैरेलल वेक्टर्स की बात कर रहे थे तो मैं इस केस में ये बात ऐसे मेंशन कर सकता हूं कि मैं i डॉट i को डिस्कस कर रहा हूं। अगर मैं x एक्सिस के अलाउंग का यूनिट वेक्टर चूज कर रहा हूं तो दूसरा भी एक्सिस x एक्सिस के ही अलाउंग का है। तो अगर आप i डॉट i को ऑब्जर्व करें तो फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो कि यूनिट वेक्टर है 1 है, दूसरा भी i था 1 आ जाएगा। अब चूंकि ये पैरेलल वेक्टर्स कंसीडर होंगे तो cos ऑफ 0 डिग्रीज यहां पे हम यूज करेंगे और cos 0 जो है वो 1 के इक्वल है। रिजल्ट ये होगा कि i डॉट i जो है वो हमारे पास 1 के इक्वल आ जाएगा। सेम वे के अंदर j डॉट j की बात की जाए वो भी 1 है, k डॉट k की बात की जाए वो भी हमारे पास 1 के ही इक्वल होता है। इसी तरह अगर एंटी पैरेलल वेक्टर्स की हम बात करें, जब हम जिक्र करते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर्स का तो इससे हमारी मुराद ऐसे वेक्टर्स हैं जिनके दरमियान एंगल 180 डिग्रीज का एग्जिस्ट करता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है। अगर मैं इसकी एग्जांपल शेयर करूं तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि एक ऑब्जेक्ट को आपने होल्ड किया और आप उसे होल्ड किए ऊपर डिस्प्लेस करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर उसके वेट का जिक्र किया जाएगा या फोर्स ऑफ ग्रेविटी का जिक्र किया जाएगा तो वो डाउनवर्ड्स एक्ट कर रही होगी, और अगर आप उसकी डिस्प्लेसमेंट को ऑब्जर्व करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड एक्ट कर रही होगी। तो ऐसे केस पे दोनों वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल बनेगा
एक वेक्टर डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, एक वेक्टर अपवर्ड एक्ट कर रहा है, तो इनके दरमियान का एंगल पूरा 180 डिग्रीज के इक्वल आ जाएगा। तो इसलिए जब हम एंटी पैरेलल वेक्टर्स की बात करते हैं तो cos ऑफ 180 यहाँ पे यूज किया, यानी 180 डिग्रीज का जिक्र यहाँ पे होगा। a डॉट b इज इक्वल्स टू ab cos ऑफ थीटा, बेसिक डेफिनेशन से चलें थीटा की जगह 180 डिग्रीज पुट किया जाएगा। अब चूंकि cos ऑफ 180 -1 के इक्वल हुआ करता है तो इसका रिजल्ट ये होगा कि a डॉट b इज इक्वल्स टू -ab आ जाएगा। और इसी तरह नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास जो है वो सेल्फ प्रोडक्ट का है, यानी अगर एक वेक्टर का उसके अपने साथ ही डॉट प्रोडक्ट लिया जाए तो ऐसे केस में आपको क्या रिजल्ट्स जो है मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट जो है वो वेक्टर ए के साथ ही लेता हूं तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि आपकी बार हमारा सेकंड वेक्टर भी वेक्टर ए ही है, वेक्टर ए की कुछ भी ओरिएंटेशन अगर हम बना लें, कुछ भी ओरिएंटेशन के अंदर ये एग्जिस्ट करता हो तो स्टिल दूसरा वेक्टर भी यही होगा, तो इनके दरमियान जो एंगल एग्जिस्ट करेगा वो 0 डिग्रीज होगा, यानी एक वेक्टर अपने साथ हमेशा पैरेलल वेक्टर ही होता है। तो अगर मैं a डॉट b या बेसिक डेफिनेशन से चलूं तो स्टिल a डॉट b इज इक्वल्स टू ab cos थीटा, बाय डेफिनेशन ऐसे था। अब चूंकि दूसरा वेक्टर भी यहाँ पे a ही है तो मैंने b को रिप्लेस कर दिया a के साथ, फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड दैट इज a, सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड दैट इज a, और इनके दरमियान का एंगल 0 डिग्रीज है और cos ऑफ 0 1 की इक्वल होता है, तो रिजल्ट ये होगा कि a डॉट a इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। तो हम ऐसे कह सकेंगे कि अगर एक वेक्टर का उसके अपने साथ ही डॉट प्रोडक्ट लिया जाए तो रिजल्ट में हमें मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मिल जाया करता है, या आप सिंपली अगर एक वेक्टर का उसके अपने साथ ही डॉट प्रोडक्ट लेना चाह रहे हैं तो जस्ट उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर फाइंड आउट कर लीजिए, आपको वो प्रोडक्ट जो है वो मिल जाएगा। इसी तरह अगर मैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं जो हमारा लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है, अगर हम एक ऐसी सिचुएशन एक्सपीरियंस कर रहे हो जिसमें हमें वेक्टर्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में दे दिए जाए, हमें मैग्नीट्यूड्स ना बताए जाए और हमें कह दिया जाए कि आप उन दोनों वेक्टर्स का प्रोडक्ट जो है डॉट प्रोडक्ट जो है वो फाइंड आउट करें, तो हम उसे किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, तरीका देखिएगा। मैंने बेसिक मल्टीप्लिकेशन को यहाँ पे इस्तेमाल किया और जबरा से हम इस बात को जानते हैं। पहले मैं डिस्कस कर लूँ, ये दोनों वेक्टर्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के फॉर्म में कुछ ऐसे हैं, ये इसका वेक्टर ए का x कंपोनेंट है, ये y कंपोनेंट है और ये z। सेम वे के अंदर वेक्टर b को एक्सप्रेस किया गया है और ये ax मैग्नीट्यूड ऑफ x कंपोनेंट यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस बात को याद रखिएगा। अब हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन से हम इस बात को जानते हैं अलजेब्रा से, अगर 3 टर्म्स इस ब्रैकेट में हैं और 3 टर्म्स इस ब्रैकेट में हैं तो 9 टर्म्स हमें प्रोडक्ट के अंदर मिलने वाली हैं, और वो 9 टर्म्स हम कैसे लिखेंगे, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे याद रखिएगा कि डॉट की वैलिडिटी वेक्टर्स के दरमियान है, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन या स्केलर्स को जब भी मल्टीप्लाई किया जाता है तो उनके दरमियान आप मैथमेटिकल ऑपरेटर डॉट लिखें या क्रॉस, वो उनकी नेचर को एक्सप्रेस नहीं कर सकेगा, लेकिन यहाँ पे डॉट का बड़ा रियल मीनिंग जो है वो वेक्टर्स के दरमियान है। इसी तरह हम नेक्स्ट क्लास में क्रॉस प्रोडक्ट को देखेंगे, वहां भी क्रॉस का मीनिंग वेक्टर्स के दरमियान है। तो इसलिए जब मैं टर्म्स को मल्टीप्लाई करता हूं मैंने थोड़ा सा उन्हें रीअरेंज करके लिखा। फॉर एग्जांपल फर्स्ट टर्म को देखिएगा ax मल्टीप्लाई बाय bx, तो मैग्नीट्यूड्स तो स्ट्रेट अवे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, लेकिन चूंकि बीच में डॉट था, ये डॉट यूज किया जाएगा i और i के दरमियान, तो फर्स्ट ब्रैकेट से जो चीज हमें मिल जाती है वो i डॉट i है। इसी तरह जब मैं इस फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा, जो कि तरीकाकार यही होता है, आप पहली ब्रैकेट से एक टर्म को चूज करते हैं और बाकी दूसरी ब्रैकेट की सब टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट टर्म को चूज किया जाता है और फिर नेक्स्ट टर्म को चूज किया जाता है। तो सेम वे के अंदर अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन आपको मिल जाएगी जिसमें 9 टर्म्स हमारे पास आएंगी, जिसमें आपको i डॉट j नजर आ रहा होगा, i डॉट k नजर आ रहा होगा, j डॉट i नजर आ रहा होगा, j डॉट j नजर आ रहा होगा, j डॉट k नजर आ रहा होगा। मैं फिर से कुछ बातें रिकैप करता चलूं। हमने सीखा था कि i डॉट i की बात करें तो ये 1 के इक्वल होता है और i डॉट j की बात करें तो ये हमारे पास 0 के इक्वल हुआ करता है। इसका मतलब ये है कि ये जो 9 टर्म्स मल्टीप्लाई होके हमने ऑब्टेन की हैं, इन 9 में से सिर्फ 3 टर्म्स ऐसी हैं जो सरवाइव करेंगी, बाकी सब टर्म्स 0 हो जाने वाली हैं। और उनके 0 होने की वजह क्या होगी,
हम मेंशन कर चुके कि आई डॉट जे इक्वल्स टू 0। इसका मतलब आई डॉट जे आ जाए या जे डॉट आई आ जाए, ये टर्म्स हमारे पास 0 के इक्वल हो जाएंगी। इसका मतलब मैं इस टर्म को मेंशन कर सकता हूँ ये 0 है, इस टर्म को मेंशन कर सकता हूँ ये 0 हो जाने वाली है, ये टर्म 0 देने वाली है, ये टर्म हमें 0 देने वाली है, इसी तरह ये टर्म हमें 0 देने वाली है। तो रिजल्ट ये होगा हमारे पास जो बाकी टर्म्स बचेंगे वो सिर्फ 3 टर्म्स हैं, आई डॉट आई, इसी तरह जे डॉट जे, ये टर्म भी हमारे पास 0 हो जाएगी, और लास्ट में के डॉट के टर्म्स। तो सिंस आई डॉट आई जो है ये 1 के इक्वल हो जाएगा, तो मिलेगा क्या, ए एक्स मल्टीप्लाई बाय बी एक्स। इसी तरह अगर मैं ए वाई बी वाई की बात करूं तो जे डॉट जे था, जे डॉट जे भी 1 के इक्वल हो जाएगा, वहां से हमें मिल जाएगा ए वाई बी वाई, बीच में प्लस का साइन चल रहा था एक्सप्रेशन में, और इसी तरह लास्ट में के डॉट के था। तो अगर आप ए जेड बी जेड की बात करेंगे तो उसके साथ के डॉट के था, तो सिंस के डॉट के 1 के इक्वल होता है तो एंड में हमें ए जेड बी जेड मिल जाएगा। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की केस में जो बात या रिजल्ट समराइज होकर हमारे सामने आता है वो बहुत सिंपल है। हमें हर दफा ये पूरी मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस करने की जरूरत नहीं होगी, हम स्ट्रेट अवे इस कैरेक्टरिस्टिक को यूज कर सकेंगे, और वो कैरेक्टरिस्टिक हमें ये बताता है कि अगर आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट कैलकुलेट करने वाले हैं, डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करने वाले हैं, आप कीजिए इतना कि x कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड x कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, y को y के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, और z कंपोनेंट को z कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, उनका सम ले लीजिए, तो आप दोनों वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है वो ऑब्टेन कर सकेंगे। मैं रिकैप करता चलूं एक बात यहाँ पे कि आपको याद होगा कि स्केलर प्रोडक्ट ऐसा मेथड है जिससे फाइनल रिजल्ट हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिल रहा होता है। तो प्लीज याद रखिएगा यहाँ एंड में किसी किस्म का वेक्टर सिंबल नहीं आएगा, ये हमारे पास जस्ट एक नंबर है। फॉर एग्जांपल अगर मैं वर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो अगर हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई कर रहे होते और फोर्स को न्यूटन के अंदर मेजर किया गया होता और डिस्प्लेसमेंट को मीटर के अंदर मेजर किया गया होता, तो एंड रिजल्ट हमारे पास जूल्स के अंदर आ रहा होता। तो कुछ इस तरीके से दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में कैलकुलेट किया जा सकता है। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे बड़ा जरूरी है, क्योंकि इसकी बेस पे हम कुछ एमसीक्यूज सॉल्व कर सकते हैं, हमसे एमसीक्यूज के बारे में पूछा जाता है कि अगर दो वेक्टर्स का हमें अगर फॉर एग्जांपल ऐसे कह दिया जाए कि दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है फॉर एग्जांपल 25 यूनिट्स के इक्वल है, और उसमें से वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 2 के इक्वल है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 10 के इक्वल है, आप ये बताइए कि उन दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल क्या एग्जिस्ट करता है। तो बड़ी इजी अप्रोच हम यहाँ पे यूज करेंगे, इन दो रिजल्ट्स को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। सिंस a डॉट b इज इक्वल्स टू दिस और बाय डेफिनेशन a डॉट b इज इक्वल्स टू ab cos ऑफ थीटा, तो मैं इक्वेट कर सकता हूँ, रिजल्ट ये होगा कि cos ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू ax bx, यानी a डॉट b डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b। यानी अगर आपको दो वेक्टर्स के दरमियान का एंगल फाइंड आउट करना हो, आपको उनका डॉट प्रोडक्ट बता दिया जाए, आपको वेक्टर a का मैग्नीट्यूड पता हो, आपको वेक्टर b का मैग्नीट्यूड पता हो, तो आप आसानी उन दोनों वेक्टर्स के दरमियान एग्जिस्ट करने वाला एंगल जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसलिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट टिप है हमारे पास। यानी यहाँ से अगर मैं थीटा को लिखूं तो ये बेसिकली cos इनवर्स a डॉट b डिवाइडेड बाय ab हुआ करता है। तो कुछ इस तरीके से हम थीटा को आसानी फाइंड आउट कर सकेंगे। तो ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। होप सो कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।